चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे ईएमआई का फर्स्ट लेक्चर हो गया था। आज ईएमआई का अपन सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, पिछली बार अपन देख रहे थे कि फैराडेज लॉ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। और फिर लेंज ने उसको इम्प्रूव करके बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। लेकिन जब उसने ये बोला तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंस था। जो फाई है उसका भी साइन अपने को लेना पड़ेगा, और ईएमएफ भी जो आता है पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और नेगेटिव आता है इसका मतलब भी क्या होगा, ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये साइन कन्वेंशन है जो हमको यहाँ पर लेके चलने पड़ते हैं। तो साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हमको यहाँ पर चीजों को अप्रोच करना था। चलो, ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव क्लॉकवाइज, और ये आउट को पॉजिटिव माना था, इनको नेगेटिव माना था। ये कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, फिर ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब इसके आगे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके कई सारे पार्ट करेंगे, और पूरा कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में आ जाएगा। 100% कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में आ जाएगा। अगर ये वाला प्रश्न समझ आ गया तो ऐसा मानो ईएमआई का तुम्हारा 60% काम हो जाएगा। 60% जो टॉपिक है तुम्हारा वो इसमें कवर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। 60% वर्क हो जाएगा इसमें। ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो कि यहाँ पे डिस्टेंस है 2L, ऐसा मान लेते हैं। और एक यहाँ पर फ्रेम है, मेटेलिक फ्रेम है, मेटेलिक फ्रेम है, मेटेलिक फ्रेम है। ये भी लेंथ L/L मान लो थोड़ी देर के लिए। अब इस फ्रेम को एक्सटर्नल एजेंट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाएगा, अंदर मूव करेगा, फील्ड से बाहर निकालेगा और बाहर कर देगा। ये इसको इस तरह से यहाँ पर मूव करने वाला है। जो तुम्हें यहाँ पर एक फ्रेम दिख रहा है, इस फ्रेम को ये पूरा इसके आर पार निकाल देगा। ये फ्रेम मान लो ये है, ये फ्रेम आएगा, ये फील्ड के अंदर आ गया, अंदर अंदर मूव कर रहा है, अब बाहर निकलने लग गया, बाहर निकलने लग गया और बाहर निकल गया। इस तरह से ये फ्रेम यहाँ पर मूव कर रहा है। ये है अपने पास। अब इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली पूरा समझ में आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है इसका फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का क्वालिटेटिव स्केच क्या आएगा ये बताओ। इसका फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ऑब्जर्वर प्लेन के बाहर खड़ा है, ऑब्जर्वर यहीं पे खड़ा है और तुमसे पूछा है फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए ग्राफ क्या आएगा ये बताओ। फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ क्या आएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करो। तो करते हैं। इनिशियली फ्लक्स 0 रहेगा जब तक ये अंदर आएगा, यहां तक जब तक इतना मूव करेगा ये डिस्टेंस, तब तक तो फ्लक्स 0 रहेगा ना, क्योंकि फील्ड है ही नहीं। और एक बार इसके अंदर आ गया, ये देखना बच्चों ध्यान से, एक बार इसके अंदर आ गया ये इस तरह से, ये ठीक, तो फ्लक्स आ गया ना। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो, एक बार क्वेश्चन लिख लो जिससे कि डेटा क्लियर है अपने को। आराम से करेंगे, बस एक ही क्वेश्चन करना अपने को, इसलिए आराम से करेंगे, टाइम लेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं। एक्सटर्नल एजेंट moves the loop through magnetic field with speed v। एक्सटर्नल एजेंट इसको स्पीड v से मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इस तरह से पार करवाता है। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है। ठीक, फर्स्ट पार्ट तुमसे पूछा है, फर्स्ट पार्ट तुमसे पूछा है कि ये सबको पता होगा, ये मान के चल रहा हूं, हटा दिया इसको। फर्स्ट पार्ट तुमसे पूछा है कि फ्लक्स फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, फ्लक्स थ्रू द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ कैसा आएगा ये बताओ। फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ क्या आएगा ये बताओ। ये ग्राफ तुमसे पूछा गया है। अब देखो कि हम स्टार्टिंग का ग्राफ देखें तो स्टार्टिंग में तो 0 आएगा ना, स्टार्टिंग में तो 0, जब तक वो अंदर आएगा नहीं तब तक तो फ्लक्स 0 रहेगा ना, तो ये तो बस 0 आएगा यहाँ पर, ये लाइन तो ठीक। अब ये अंदर आ गया, जैसे ही अंदर आएगा तो हम देख रहे हैं कि भाई इतने हिस्से में यहाँ पर, इतने हिस्से में यहाँ पर फ्लक्स आ गया। ठीक, और ये जो डिस्टेंस आएगा ना टाइम के साथ लीनियरली वेरी करेगी। अगर यहाँ से टी को यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक आने के बाद टाइम को स्टार्ट करें, तो सिंपली वीटी डिस्टेंस आगे गया होगा ये।
यानी ये डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, ये डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। अगर यहीं से टाइम को देखना शुरू करें, टी इक्वल टू 0 पर मान लो यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखना शुरू करें तो ये डिस्टेंस एक तरह से वीटी पैटर्न पे आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। एक्सटर्नल एजेंट इसको खींच रहा है इस तरफ कांस्टेंट स्पीड से, एक्सटर्नल एजेंट इसको पकड़ के कांस्टेंट स्पीड से खींच रहा है, तो ये डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस डिस्टेंस को मैं देखो तो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी, लीनियर वेरिएशन में टाइम के साथ बढ़ेगा। ये कितना टाइम लेगा अंदर आने में? अंदर आने में डिस्टेंस एल कवर करनी है, वी स्पीड से कवर करनी है, तो यहां से लेके पूरा अंदर आने में इन जो टाइम होगा, अंदर आने का जो टाइम होगा वो होगा एल बाई वी। इतने टाइम इंटरवल में ये अंदर आ जाएगा, और जब अंदर आएगा तब कंटिन्यूसली इसका फ्लक्स बढ़ेगा, कंटिन्यूसली इसका फ्लक्स बढ़ेगा। अब फ्लक्स किस तरह बढ़ रहा है? अंदर है मतलब नेगेटिव बढ़ रहा है, तो यहां से इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इसका फ्लक्स कंटिन्यूसली बढ़ेगा इस तरह से, ये इसका फ्लक्स यहां तक बढ़ेगा, ध्यान से देखते जाना, ये फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक, फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा इसका फ्लक्स, माइनस बी इंटू एल स्क्वायर। कई बार एग्जाम में साइन कन्वेंशन नहीं भी होता, बाद में बता दूंगा, अभी इसको अपन पूरे मेथड से करेंगे। पूरी बात समझ लो, आखिरी में ऑब्जेक्टिव में क्या आता है उस पर अपन कन्वर्ज हो जाएंगे, पर समझना पूरा है, फिर बाद में देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन इसमें 20 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग एक साथ कर रहे हैं, इस थॉट के साथ में इसको समझना। चलो, तो जैसे ही अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा फ्लक्स चेंज हो रहा है लूप के अंदर, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है? फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पे फ्लक्स लिखूं मैं फाई, तो ये आएगा माइनस बी इंटू ये डिस्टेंस जो भी है वीटी इंटू एल, फ्लक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। और जब पूरा अंदर आ जाएगा तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस बी एल स्क्वायर टाइप का। इन बिटवीन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्लक्स ये आएगा, जहां पर मैंने ये माना है कि लूप बिल्कुल सट के यहां से टाइम को देखना स्टार्ट किया, टाइम के साथ लीनियर वेरिएशन यहां से हो रहा है। एक बार ये लूप अंदर आ गया, एक बार ये लूप अंदर आ गया, उसके बाद क्या होगा? जब ये अंदर आ जाएगा ना, तो उसके बाद इसके फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक बार ये अंदर आ गया, एक बार ये लूप अंदर आ गया, इस तरह से अंदर आ गया, तो उसके बाद जब तक ये फील्ड के अंदर मूव करेगा, जब तक दोनों एंड फील्ड के अंदर रहेंगे, तब तक इसके फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, इसका फ्लक्स कांस्टेंट, माइनस तो रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। ये जैसे जैसे अंदर आ रहा है वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जब इसके अंदर मूव करेगा तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और जैसे बाहर निकलेगा फ्लक्स कम होने लग गया, कम होने लग गया, कम होने लग गया, कम होने लग गया, जीरो हो गया। फ्लक्स यहाँ पर अगेन लीनियर पैटर्न में कम होगा, जो फ्लक्स वापस बाहर आने पर कम होगा वो लीनियर पैटर्न में कम होगा। जब ये लूप यहाँ से बाहर आएगा, ये लूप यहाँ से बाहर आएगा इस तरह से, ये तो अब फ्लक्स कम हो रहा है, देखो माइनस है लेकिन कम हो रहा है, यहाँ पे माइनस है पर बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया माइनस में, अब माइनस में कम हो रहा है, यानी यहाँ से जो फ्लक्स है वापस जीरो को टेंड कर जाएगा, और इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो फ्लक्स का ग्राफ ये बनेगा। लीनियर क्यों बना? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए ग्राफ लीनियर टाइप में यहाँ पर बनेगा। इसको मैथमेटिकली और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, जो वीटी है ना, इसको वीटी नहीं बोल के मैं बोल दूंगा कि ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है, मान लो कुछ एक्स डिस्टेंस है, तो फ्लक्स हो जाएगा बी एक्स इंटू एल, ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई। और जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पर इसका एक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता जाएगा। जैसे पूरा अंदर आएगा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, अब फ्लक्स कम होने लग गया, और इस तरह से ग्राफ आ गया। तो फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ ऐसा आएगा। ये अपने आप में एक संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो कई बार वो ग्राफ ये देंगे ही नहीं, ग्राफ तुम्हें ये वाला देंगे, ऐसा। तुमसे पूछेंगे इसमें से कौन सा ग्राफ है जो सही है, तो अपन बोलेंगे स्ट्रेट लाइन वाला ये सही है, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है और ये ग्राफ हो गया। लेकिन अगर ये और ये दोनों ग्राफ दिए हैं तो ये ग्राफ टिक करेंगे, दोनों ग्राफ मेंशन कर दिए तो फिर साइन कन्वेंशन भी देखना है। पर एग्जाम में कई बार साइन कन्वेंशन को स्किप कर देते हैं और तुमसे मैग्नीट्यूड वाइज ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लक्स क्या हो रहा है, तो उस केस में अपन ये टिक करेंगे। विद साइन कन्वेंशन पूछे तो वो टिक करेंगे, और एग्जामिनर अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर ऐसी वाली फील्ड दे देगा। अगर फील्ड ऐसी वाली देंगे तो ग्राफ पूरा रिवर्स हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फील्ड अगर ये प्रोवाइड कर देंगे तो ग्राफ फिर ऑटोमेटिक
जो ऑप्शन में दिया होगा वो तुम्हारा मैच करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फ्लक्स अपन ने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट तुमसे पूछा जाएगा, सेकंड पार्ट तुमसे पूछा जाएगा कि यार फ्लक्स आ गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ क्या आएगा ये बताओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ क्या आएगा ये बताओ। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग का अगर पोर्शन हम एनालाइज करें, स्टार्टिंग का पोर्शन एनालाइज करें तो फ्लक्स जीरो है, इसका स्लोप ही तो आएगा। तो ईएमएफ में कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं है। फ्लक्स में चेंज नहीं है तो ईएमएफ जीरो हो गया। लेकिन इसके बाद चेंज हो रहा है, इसके बाद चेंज हो रहा है, इसके बाद फ्लक्स क्या है, इसके बाद फ्लक्स की वैल्यू ये है, देखो इसके बाद फ्लक्स की वैल्यू ये है माइनस बी एक्सएल। तो अब जो ये वाला फ्लक्स है ना, ये वाला फ्लक्स, इस फ्लक्स की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इस फ्लक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी एल एक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये आ जाएगा बी एल डी एक्स बाई डी टी, माइनस माइनस सेट हो गया, और डी एक्स बाई डी टी को वी बोल सकता हूं, तो इसका आंसर आ गया बी एल वी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये स्लोप नेगेटिव है ना, इसका स्लोप नेगेटिव है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है स्लोप का भी माइनस, ये नेगेटिव स्लोप है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप का भी नेगेटिव टाइम्स होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी नेगेटिव है, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस टाइम्स होता है इसलिए प्लस होगा, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका जो है वो प्लस आएगा। ये इसके बाद फिर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, जब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आने का रीजन ही होता है फ्लक्स में चेंज होना, यहाँ पे फ्लक्स में कोई चेंज है ही नहीं, डी फाइव बाई डी टी जीरो है इसलिए जीरो आ गया। इसके बाद देखो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर ये इस तरह से नेगेटिव आएगा। ठीक, इसको अपन मैथमेटिकली यहाँ से भी देख सकते हैं कि मान लो ये कुछ डिस्टेंस y बाहर निकल गया, कुछ डिस्टेंस y बाहर निकल गया, तो इसका फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, फ्लक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी एल इंटू एल माइनस वाई। एल माइनस वाई क्यों लिखा समझ आ रहा है ना, क्योंकि फ्लक्स तो इससे पास करेगा और y बाहर निकल गया, और डी वाई बाई डी टी क्या होगा, v होगा, स्पीड v से बाहर निकल रहा है, ये स्पीड v से बाहर निकल रहा है, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बी एल आ गया, डिफरेंशिएट करो जीरो आ गया, माइनस डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, वी आएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस बी एल वी। यहाँ पर ये वैल्यू क्या आई थी इसकी, इसकी वैल्यू आई थी बी एल वी, इसकी वैल्यू क्या आई माइनस बी एल वी। जो ईएमएफ है वो प्लस और माइनस इस तरह से बी एल वी चेंज हो रहा है। आराम से देखो, तो मैथमेटिकली इसको अपन ऐसे देख सकते थे, और ग्राफ के थ्रू भी डायरेक्टली इसको इस तरह से देखा जा सकता था। तो ईएमएफ का ग्राफ कोई पूछे कि क्या होगा, तो ईएमएफ का ग्राफ अपन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको समझो, समझ आ गया तो यस लिखो, डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। और लोग देखो, क्योंकि इस पे अभी क्वेश्चन खूब सारे बन जाएंगे। और देखो, गुड, थैंक यू। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि, अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि ये लूप अंदर जा रहा है, ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई एक ही वही प्रश्न है लेकिन कितने तरह से पूछा जा सकता है। ये देखो, ये लूप अंदर जा रहा है, ये लूप अंदर जा रहा है, जब ये लूप अंदर जा रहा है तो बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी होगी या बी से ए होगी। जब ये लूप अंदर जा रहा है, जब ये लूप अंदर जा रहा है, जब ये लूप अंदर जा रहा है, तब करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ। तो अपन यहाँ देखते हैं, जब लूप अंदर जा रहा है, जब लूप अंदर जा रहा है, जब लूप अंदर जा रहा है, तब ईएमएफ पॉजिटिव है। अगर ईएमएफ पॉजिटिव है मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, करंट को ऐसे फ्लो करना चाहिए, ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना तो करंट भी उसी डायरेक्शन में आएगी, तो यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो करनी चाहिए, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। इस वाले कंसेप्ट को हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि करंट ऐसे क्यों फ्लो कर रही है, क्यों फ्लो कर रही है,
क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएगा ना तो उसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, तो खुद की फील्ड ऐसी जनरेट करेगा जो बाहर आए, जिससे कि अंदर बढ़ती हुई लाइनों की संख्या को ये मैनेज करने की कोशिश करे। जैसे जैसे लूप अंदर जाएगा वैसे वैसे अंदर जाने वाली लाइनें बढ़ती जा रही हैं, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है इस लूप में, तो खुद की करंट ऐसी फ्लो करवाएगा कि खुद की जो लाइनें हैं वो बाहर आए, जिससे कि अंदर बढ़ती हुई लाइनों का ये अपोज कर सके। क्लियर? ए टू बी, आंसर इज ए टू बी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। इसी में और आगे बढ़े तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि ये लूप यहां पर है, थोड़ा अच्छे से करते हैं। ये लूप बाहर आएगा, अब ये लूप बाहर आ रहा है, अब ये वाला लूप बाहर आ रहा है, ये लूप बाहर आ रहा है, ये लूप बाहर आ रहा है। ठीक, अब बताओ कि मैग्नेटिक, अब बताओ कि इंड्यूस करंट कैसी फ्लो करेगी, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। तो देखते हैं, जैसे जैसे बाहर जाएगा, बाहर जाने अंदर जाने वाली लाइनें कम हो रही हैं, तो खुद की फील्ड ऐसी फ्लो करवाएगा, खुद की फील्ड ऐसी फ्लो करवाएगा कि खुद की लाइनें अंदर की तरफ कम होती हुई लाइनों का सपोर्ट कर सके, खुद की लाइनें अंदर की तरफ आ सके, इसलिए ये ऐसे जाएगा। या यहां से भी देख सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज होता है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, तो क्लॉकवाइज से भी बोल सकते हैं, या अंदर बढ़ती हुई लाइनों को, अंदर घटती हुई लाइनों को सपोर्ट करने के लिए खुद की लाइनें भी अंदर डाल देगा, ये खुद की लाइनें भी अंदर डाल देगा इस तरह से, इसलिए ये ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसी और ऐसी आएगी, ये बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ आई बात? अपन बहुत सारी बातें करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर ना। चलो अगली बात करते हैं, इसको यहीं रोकते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। देखो यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नहीं चेंज करेंगे अपन। अब एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऐसा कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, यह है L1 और यह है L2, L1 L2 इसलिए जिससे कि अपन समझ पाए कि क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा। मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड काफी लंबी डिस्टेंस में है, ये डिस्टेंस है D, और D इज ग्रेटर देन L2, ये भी मेंशन किया हुआ है, जैसे कि लूप इसके अंदर भी आएगा फिर बाहर भी निकलेगा, सब कुछ हो रहा है, ये है। अब एजेंट इसको, वही क्वेश्चन है, वही डेटा यूज कर रहा हूँ, एजेंट इसको v स्पीड से इसके थ्रू गुजार रहा है, v स्पीड से इसके थ्रू पार करवा रहा है, v स्पीड से इसके थ्रू खींच के लेके जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर इसका रेजिस्टेंस R है, इस लूप का रेजिस्टेंस R है, R ओम इसका रेजिस्टेंस है, इस लूप का रेजिस्टेंस R ओम है, और ये जब इस तरह से मूव कर रहा है, जब ये इस तरह से मूव कर रहा है, जब इस तरह से मूव कर रहा है, तब इसमें करंट कितनी है ये बताओ। अब इसमें करंट कितनी है ये बताओ, करंट किस तरफ आएगी ये समझ सकते हैं कि अंदर लाइनें बढ़ रही हैं, तो खुद की लाइनें कैसे लाएगा, बाहर लाएगा, तो करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो करेगी, करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो करेगी, करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो करेगी, तो करंट आई की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ, करंट आई की वैल्यू क्या आएगी, ये तुमसे पूछा है, करंट आई की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ। डायरेक्शन वगैरह सब देख चुके हैं, अब करंट आई की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है, मैं ही करूंगा इसको, देखो तुम आंसर मत लिखो, यही देखो, ये इस तरफ जा रहा है v स्पीड से, मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस कुछ x है, ठीक, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं फ्लक्स लिखने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा, फिर से लिख रहा हूँ पुरानी चीजें, माइनस b L1 x, ये आएगा ना, L1 हाइट है, इसकी हाइट है L1, L1 हाइट है, और ये x अंदर चला, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा बी L1 dx बाई डी टी, वी हो गया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको भाई, ये पूरा कैलकुलेशन पहले कर चुका हूँ, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, dx बाई डी टी को v लिख सकते हैं, तो v लिख दिया, तो ये आ गया बी L1 v इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी बी L1 v अपॉन r, ये करंट की वैल्यू आ गई। करंट आई यहाँ पर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, अब सुनना, सावधान,
जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इतना हिस्सा, इस हिस्से पे फोर्स कैसे लग रहा है ये बताओ। इस हिस्से पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये बताओ। इस पे फोर्स कैसे आएगा ये बताओ। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है आई, तो आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी नीचे आ गया ना, एल क्रॉस बी नीचे आ गया, तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ आ गया, बी आई एल टाइप। इस हिस्से पे भी फोर्स आएगा, इस हिस्से पे कैसा आएगा, करंट इस तरफ जा रही है, एल क्रॉस बी, ऊपर फोर्स आ गया बी आई एल। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए। इस पे फोर्स कितना आएगा, इसके ऊपर फोर्स आएगा जीरो, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, इसके ऊपर फोर्स जीरो आएगा। इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा देखें, आई एल क्रॉस बी, इधर फोर्स आएगा ना, इस एलिमेंट के ऊपर इधर फोर्स आएगा ये, और फोर्स की वैल्यू आएगी बी आई एल वन। बी आई एल वन तुम्हें पता है कि मैंने क्यों लिखा और कैसे लिखा। देखो ये फोर्स जीरो, ये फोर्स जीरो, ये भी फोर्स, मतलब ये दोनों मिलकर जीरो हो गए, ये जीरो है, केवल फोर्स यहाँ पर आएगा, फोर्स की वैल्यू आएगी बी आई एल वन, फोर्स की वैल्यू आ गई बी आई एल वन। इनको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसका काम हो गया, यहाँ पे फोर्स कुछ काम करेगा नहीं, डायग्राम की सुंदरता के लिए इसको हटा देता हूँ। इफेक्टिवली जो फोर्स आएगा वो एक ही फोर्स आएगा, ये वाला, और इस फोर्स की वैल्यू में फिर से लिख रहा हूँ बी आई एल वन, ये यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये वाला फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये अंदर जाते हुए लूप को बाहर फेंकना चाहता है, अपोज कर रहा है, अंदर जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर जाने का अपोज कर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, जा इधर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। तो ये यहाँ पर इस तरह से फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक। नोट्स लेते जाना, लिखते जाना। तो फोर्स की वैल्यू आ गई अपने पास, कि जो फोर्स दिख रहा है वो हमको ये दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुमसे पूछूं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द लूप विद कांस्टेंट स्पीड v, लूप को कांस्टेंट स्पीड v से मूव करने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो एजेंट को एफ एक्सटर्नल को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, जिससे कि बी आई एल का अपोज करके कांस्टेंट स्पीड से मूव करके ले जाइए। तो जो फोर्स रिक्वायरमेंट आएगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट आएगी बी आई एल वन, फोर्स की रिक्वायरमेंट आएगी बी आई एल वन। आई की वैल्यू अपने पास है, वो यहाँ रख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर एल वन स्क्वायर वी अपॉन आर। ध्यान से देखना, एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, जरूरत नहीं इसकी, फिर भी अब आ गया तो कर लो। पावर बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट कितनी पावर दे रहा है, एफ इंटू वी पावर सप्लाई कर रहा है, फोर्स एफ इंटू वेलोसिटी वी से जा रहा है ये पावर। इस पावर को लिखूं मैं यहाँ पर, तो ये आ गया एफ बी स्क्वायर एल वन स्क्वायर वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। जनरली मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, नीट में, एम्स का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, पर फिर भी देख लो, क्योंकि इसको देखने से ही एकदम से एक बात समझ आएगी तुम्हें कि अच्छा लेंस को क्या समझ आया था, वो तुमको भी समझ आ जाएगा अभी। तो पावर बाय एजेंट ये हो गया, इतनी पावर एजेंट को खर्च करनी पड़ेगी इसको अंदर ले जाने के लिए। अब मैं यहाँ पर तुमसे पूछूं कि पावर इन द रेजिस्टेंस कितनी जनरेट हो रही है, तो उसका आंसर आएगा आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू रख दो, ये आई स्क्वायर आर को सॉल्व करो, तुम खुद से कैलकुलेट करो, देखो आई स्क्वायर आर की वैल्यू ये आएगी, और ये वैल्यू तुमसे ये कहना चाहती है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये वैल्यू बोलना चाहती है कि दोनों चीजें इक्वल हैं, ये दोनों चीजें इक्वल हैं। यही तो एनर्जी कंजर्वेशन है, लेंज ने यही तो प्रूव किया था कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, कि एजेंट का जो वर्क डन है वो हीट के फॉर्म में निकल गया, फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, अपोज कर रहा है, और फिर उसने प्रूव कर दिया बाई कैलकुलेशन कि जो भी वर्क डन है एजेंट का, वही वर्क डन यहाँ पर हीट के फॉर्म में लिबरेट हो रहा है। पहला तो समझ आना चाहिए, लेंज को ये समझ आ गया
कि डायरेक्शन के बेसिस पे उसने बोला कि अगर ये लूप अंदर जाना चाह रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स उसको वापस बाहर की तरफ धकेलेगा, यानी किसी को अंदर ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और फिर उसने प्रूव कर दिया कि इसका जो वर्क डन है वो यहाँ पर हीट के फॉर्म में चला गया, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। चलो बस एग्जाम में लेकिन जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में केवल ये पार्ट आता है कि अंदर जा रहा है तो किस रेट से हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेशन नहीं पूछेंगे तुमसे, तुमसे पूछेंगे किस रेट से हीट जनरेट हो रही है ये बताओ। तो रेट ऑफ हीट जनरेशन इज आई स्क्वायर आर। आई कैलकुलेट करने के लिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, ईएमएफ क्या है, आई आ गया। या तो करंट ही पूछेंगे या ईएमएफ ही पूछेंगे या फ्लक्स पूछेंगे, तो 3 क्वेश्चन तो ये बनते हैं। और टफ करना होगा तो पूछेंगे हीट जनरेशन की रेट क्या है, पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर, ये पूछ लेंगे। एक्सट्रीम पर टफ करना होगा तो पूछेंगे एजेंट का वर्क डन की रेट क्या है, एजेंट रेट ऑफ वर्क डन बाय एजेंट, पावर डिलीवर्ड बाय द एजेंट क्या है, वो ये जो कि इसके इक्वल है। इस तरह से इसमें पावर की कैलकुलेशन भी अपन करते हैं। पूरे प्रोसेस में ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड का नेट में कोई वर्क डन नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज के ऊपर नेट में कोई भी वर्क डन नहीं होता है। यहाँ पर हुआ क्या है, हुआ है एजेंट का वर्क डन हीट में चला गया, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हीट में चला गया। मैग्नेटिक फील्ड ने कोई भी वर्क डन नहीं किया, पर मैग्नेटिक फील्ड ने एक तरह के वर्क डन को दूसरे तरह के वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड ने एक तरह के वर्क डन को दूसरे तरह के मैग्नेटिक एक तरह के वर्क डन को दूसरे तरह के वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। ये कुछ ऐसा ही हो गया। अगर थोड़ा सा मैकेनिक्स पे अपन जाएं, ये मान लो इन दोनों ब्लॉक को रिलीज करते हैं तो होता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, वर्क डन केवल स्मॉल एम जी करेगा, वर्क डन केवल स्मॉल एम जी करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी। इसको काइनेटिक एनर्जी किसने दी, नॉर्मल रिएक्शन ने दी। यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसकी वजह से मूव करेगा, और इसके ऊपर भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन का नेट में वर्क डन 0 होगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ने क्या कर दिया, एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को उसने इसमें भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी भी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नॉर्मल रिएक्शन ने थोड़ा सा इसमें ट्रांसफर करके इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी। कहने का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नेट में वर्क डन 0 कर रहा है, पर एक से दूसरे पार्टिकल के ऊपर वर्क डन कर रहा है। चलो उसको छोड़ो, बात को, खास बात नहीं, ये केवल यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये हो गया। अभी जो बोर्ड पे दिख रहा है सारे कैलकुलेशन समझ आ गए ना, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। जो सामने कैलकुलेशन दिख रहे हैं ये बस क्लियरली समझ आने चाहिए। सारे पार्ट इसके 4 पार्ट हैं। सब लोग लिखो, यस लिखो सब लोग, जिससे कि फिर आगे बढ़ूं। मैं वेट कर रहा हूँ अभी सबका। थैंक यू। ठीक है बच्चों, ठीक, डन। चलो तो ये वाला क्वेश्चन पूरा जो यहाँ से स्टार्ट करता ना अपन ने, ये पूरा प्रश्न बेटा एक बार ढंग से समझ लेना, क्योंकि यही ये क्वेश्चन घूमता रहेगा, जगह जगह अपने से ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास सर्कुलर लूप है जिसके रेडियस ए, ठीक, रेजिस्टेंस आर होता है इसलिए रेडियस को मैं ए से इंडिकेट कर रहा हूँ, रेडियस ए है, ठीक, ऐसा है। और इस लूप को मैं यहाँ पर ओमेगा स्पीड से घुमा रहा हूँ, इस लूप को मैं ओमेगा स्पीड से घुमा रहा हूँ, इस लूप को मैं ओमेगा स्पीड से घुमा रहा हूँ, यहीं पर इसी प्लेन में। मान लो ये लूप होता मेरे पास, ऐसे घुमा रहा हूँ इसको, ऐसे स्क्वायर भी हो सकता था, स्क्वायर भी होता तब भी इसको ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, ऐसा घुमा रहा हूँ, ठीक। तो तुमसे पूछा है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये बताओ, फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, लिखो कोई आंसर।
हाँ सृष्टि, माइनस बी इंटू ए, इतना ही आसान था भाई, ये कुछ नहीं था इसके अंदर। अब तुमसे यहीं पर ये नहीं पूछ के मैं ऐसा पूछ लूं कि यार फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ कैसा आएगा, तो इसका ग्राफ ये आएगा, बस खत्म। कांस्टेंट आएगा ना, माइनस तो इसलिए कि साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुमसे पूछ लूं कि यार इसमें ग्राफ कैसा आएगा, तो आएगा फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये ग्राफ आ गया। अब यार ये बताओ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ कैसा आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी का ग्राफ कैसा आएगा, ये तो जन जन को बताना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नायक, मंडलोई, हार्दिक, उपाध्याय, निधि, और लोग बताओ। अब तक सबका आंसर ठीक है जितने आंसर आए। ध्रुव, जयवर्धन, अभिनव रुक जाओ, बाकी सबका ठीक है। हम्म, देखो ये आएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी आएगा ना, यहाँ तो डी फाइव बाई डी टी ही जीरो है, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, कितना ही घुमाओ, नंबर ऑफ लाइंस तो होती है ना इसके अंदर, नंबर ऑफ लाइंस तो उतनी है, इसको ऐसे तो घुमा रहे हैं अपन, नंबर ऑफ लाइंस उतनी है, कांस्टेंट है फ्लक्स, इसलिए ये जीरो आएगा। समझ आई ये बात, ठीक। तो इसका आंसर आएगा जीरो। यहीं पर इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लूं मैं कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ क्या आएगा, वो भी जीरो, क्योंकि जब ईएमएफ ही नहीं है तो फिर करंट भी जीरो। तो ये ग्राफ पूछे जाते हैं इसमें, ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ पूछे जाते हैं, या वैल्यू पूछी जाएगी इसकी, ये जीरो और ये जीरो। आगे बढ़ रहा हूं, देखना कैसे प्रश्न चेंज होते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करना अपने को। इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्वेश्चन सबको करना है भाई, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये, लेकिन अपने को एग्जाम का 130% तक पढ़ना ही है, जिससे कि ओवर कमांड करके चीजों को अच्छा कर पाए, ठीक है। तो इसको यहाँ हिंज कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर हिंज कर दिया, ये सेमी सर्कुलर इस तरह का अरेंजमेंट है, और इसको मैंने यहाँ पर हिंज कर दिया, ठीक। अब ये रिंग टाइप का हाफ रिंग एलिमेंट हो गया एक तरह से, इसकी रेडियस ए मान लो, यहाँ पर रेडियस ए, और ये है ये, यहाँ पर सेंटर पे हिंज कर दिया। और अब इसको मैं इस तरह से ओमेगा स्पीड से घुमाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, केवल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इधर फील्ड नहीं है, केवल उधर ही फील्ड है, और इसको अब मैं यहाँ पर ऐसे घुमाऊंगा। तो तुमसे पूछा है, तो तुमसे पूछा है फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ कैसा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप की है, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, मैं ही करूंगा इसको, तुम देखो केवल यहाँ पर कि कैसे लिख रहे हैं इसको, थोड़ा सा अंदाज लगाएंगे और बाकी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद ये लूप ऐसा हो जाएगा ना, जब इसके बाद घूमेंगे तो लूप ऐसा हो जाएगा। टी टाइम बाद यह थीटा कितना हो जाएगा, टी टाइम बाद अगर ये थीटा है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकता हूं ना मैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। और जो फ्लक्स आएगा वो इधर ही आएगा, इसी रीजन में आएगा फ्लक्स। इसका जो फ्लक्स जिसमें आ रहा है इतने पार्ट में, इसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करूं मैं, इसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करूं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा, फ्लक्स इक्वल टू, ये डॉट है ना क्रॉस की जगह, ये फ्लक्स आएगा यहाँ पर, जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, बी इंटू एरिया, एरिया केवल इतना वाला एरिया, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा बी इंटू एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
किसका होता है? जब 2 पाई रेडियंस एंगल होता है, जब थीटा एंगल है तब इतना हो जाएगा। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई का, जब ये थीटा एंगल ही है उसमें से इतना ही तो एरिया देखना हमको, केवल यही तो एरिया देखना हमको, यहाँ पर ये वाला एरिया, ये एरिया, तो ये एरिया इतना हो गया, यह एरिया हो गया बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये आ गया माइनस बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, तो माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये एक्सप्रेशन आ गया। ये आ गया, ठीक। हमें केवल अभी फिलहाल इससे मतलब था फ्लक्स कैसे बढ़ेगा। तो फ्लक्स जो बढ़ेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखूं तो ये हो गया बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा को मैं ओमेगा इंटू टी लिख दूं, टाइम के साथ बढ़ेगा। बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा टी, थीटा को लिख दिया मैंने। तो टाइम के साथ फ्लक्स कंटिन्यूसली बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। तो टाइम के साथ जो फ्लक्स है वो यहाँ पर लीनियरली बढ़ेगा, तो टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ेगा। पर एक टाइम ऐसा आएगा इस ग्राफ में, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम हो जाएगा फ्लक्स, और उसके बाद जो फ्लक्स है वापस कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फ्लक्स है जो कम होना शुरू हो जाएगा। फ्लक्स का एरिया मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स का एरिया अब कम होना शुरू हो गया, फ्लक्स का एरिया बढ़ रहा है मैक्सिमम, फिर कम हो रहा है, और ट्रेंड हमने देख लिया कि टाइम के प्रोपोर्शनल टाइप में कुछ ये आता है। इसलिए मैं डिटेल मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम होने के बाद फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आने वाला है फ्लक्स का वो कुछ ऐसा आएगा। फ्लक्स के साथ ही तुमसे बोलूं कि ईएमएफ का ग्राफ कैसा आएगा। ईएमएफ का ग्राफ कैसा आएगा? तो देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा, और कांस्टेंट आएगा ना, स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप है तो ईएमएफ होता है माइनस डी बाई फाइव बाई डी टी, तो नेगेटिव आएगा। ये स्लोप कांस्टेंट है इसलिए ये वैल्यू कांस्टेंट आ गई। यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ चलता रहेगा। तो ईएमएफ ऐसा आएगा, फ्लक्स ये आएगा। इसका बेसिक थॉट, बेसिक कैलकुलेशन इस तरह से चलेंगे। इस चीज को एक बार अपन ठीक से देखते हैं। आराम से देखो, तुम्हारे स्क्रीन पे सब पूरा लिखा हुआ है, इसको एक बार समझ लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं डाउट हो तो पूछ लो। नायक समझ आया एरिया जो लिखा मैंने, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई करके। अरे वाह ध्रुव, नायक उसके इसमें पाई आर स्क्वायर बाई 2 करते ना, तो तुम फिर उधर भी थीटा अपॉन पाई करते, फिर थीटा अपॉन 2 पाई टाइप में नहीं लिख सकते थे, इसलिए ऐसा आ रहा है। और किसी को डाउट हो तो लिखो, बोल भी सकते हो तुम, मुझे स्पीकर पे आवाज भी सुनाई पड़ेगी तुम्हारी, वो भी चल जाएगा। आगे बढ़ूं? चेहरा क्या देखते हैं। ठीक है केशव, आगे बढ़ते हैं। केशव ने बोल दिया मतलब बस सब क्लियर है, साक्षात भगवान ने बोल दिया। चलो, तो हे माधव, देखो आगे। अपने तो वही पुरानी राम कहानी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये रिंग है,
रेडियस ए की रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, इसको हम ओमेगा स्पीड से इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, ओमेगा स्पीड से इसको इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा से इसको इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ये है, ध्यान से देखना, ये है, इसको रोटेट कर रहा है, ये मैं भी रोटेट हो गया इसके साथ, ये है, इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके साथ साथ ही अपने को रोटेट होना, पर टेक्निक ये। हाँ ठीक है जावेदन, देखेंगे बेटा इसको, है ना, नहीं तो फिर वीडियो से देख के फिर बनाना। ये ये रोटेट हो रहा है इस तरह से, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक, तुमसे मैं पूछूं कि फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर विजुलाइज करते ही हो जाएगा। फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा ये बताओ। तो अभी तो फ्लक्स मैक्सिमम है, हम यहाँ खड़े हैं, अभी तो फ्लक्स मैक्सिमम है, कितना फ्लक्स है, बी इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, तो अभी तो फ्लक्स मैक्सिमम है, अभी तो फ्लक्स मैक्सिमम है। अब इसको अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, 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 तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, पॉजिटिव आएगा, बाहर की तरफ आ रहा है। अब अगर ये है तो पूरा एरिया काम में आ रहा है, इसको अगर थीटा से रोटेट कर दूं तो इसका जो थीटा एंगल आएगा कॉस थीटा आएगा ना। वेरी गुड मंडल साहब। तो अगर मैंने इसको थीटा से रोटेट कर दिया तो कॉस थीटा आएगा यहाँ पर फ्लक्स पास करने में, अभी पूरा फ्लक्स पास कर रहा है, अभी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, इसको हल्का सा रोटेट करूंगा तो कॉस थीटा इधर आएगा, साइन थीटा इधर आएगा, कॉस थीटा के थ्रू फ्लक्स पास करेगा, तो यहाँ पर फ्लक्स पास करेगा कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग। तो मैं लिख रहा हूँ फ्लक्स की वैल्यू आएगी बी इंटू एरिया, पाई ए स्क्वायर है, उसको एरिया लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्क्वायर लूप दे दूं मैं, ऐसा लूप दे दूं, ट्रायंगुलर लूप दे दूं, हर एक के लिए टेक्निक एनालिसिस यही रहेगी, तो एरिया से लिख रहा हूं उसको मैं, बी ए कॉस थीटा, जो कॉस थीटा आएगा ना, थीटा को मैं ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, फिलहाल थीटा लिख देता हूँ, या बी ए कॉस ओमेगा टी ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो ये आ जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, बी ए कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, माइनस भी आएगा साथ में, तो ये आ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया बी ए डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इंटू साइन थीटा इज ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तब भी आएगा, इसको करो तब भी आएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आ गया। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कुछ गलत कर दिया हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो बता देना। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ही होता है ना, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक, और एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तब इसका जो माइनस आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्सप्रेशन में आ गया, तो ये करेक्ट है। आगे देखते हैं। अब तुमसे पूछें कि फाई एज ए फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ कैसा आएगा,
और यहीं पर इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टी का ग्राफ कैसा आएगा, तो फाई का ग्राफ आएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी मतलब ऐसा ग्राफ आएगा ये। कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा आता है ये और ये आएगा साइन ओमेगा टी, ऐसा आ जाएगा ये। फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ये ग्राफ आएगा और ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टी का ये ग्राफ आएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ये लिखना तुम्हें आता है कि कैसे लिखेंगे। एक बार ये आ गया तो डिफरेंशिएट करते ये आ गया और फिर ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना ठीक से आता ही आता है। आराम से देखो, 3 स्टेप में क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, पर ये टेक्निक होती है साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट एसी सोर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। जयवर्धन क्लियर हुआ बेटा? ठीक, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। देखो इतना ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखो तो उसका सोल्यूशन कितना छोटा सा है, क्वेश्चन कितना छोटा सा है। केवल ये ऐसा घूम रहा है, तुमसे पूछेंगे कि फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो ये लिखा और ये ग्राफ हो गया। ग्राफ पूछे तो ऐसा, वैल्यू पूछे तो ऐसा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ चुका पुराने नीट में कि इसमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा ये बताओ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा ये बताओ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा ये बताओ, खत्म, ये आंसर। क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या होगी, तो ये आंसर। देख रहे हो, वही क्वेश्चन है पर उसमें मैथमेटिक्स नहीं पूछ के तुमसे मैक्सिमम पूछ लिया। क्लियर? तो इसमें रूटीन में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है ये बताओ, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ हम बी ए ओमेगा, ए मतलब पाई ए स्क्वायर हो सकता है, इसको मैं स्क्वायर बना दूं तो एल स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल बना दूं तो उसका एरिया हो सकता है। ठीक, और बाई चांस टफी क्वेश्चन करना होगा तो ग्राफ पूछवा लेगा, ऐसे ग्राफ बना के। ये अपन पढ़ेंगे एसी में कि एसी करंट कैसे जनरेट होती है, एसी करंट ऐसे जनरेट होती है। एक तरह से ये जनरेटर टाइप का काम करता है, ये जनरेट करने का काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये जनरेटर इस तरह से वर्क करता है। जनरेटर की बेसिक फंक्शनैलिटी ऐसी होती है। चलो वो अपन आगे देखेंगे, तो यह बात समझ आ गई होगी तो अपन आगे बढ़ते हैं। देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। डन। एक खास बात देखो, अच्छी बात, फ्लक्स यहाँ पर शुरू में पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव हो रहा है। फ्लक्स नेगेटिव क्यों हो रहा है? फ्लक्स नेगेटिव से तात्पर्य क्या है? फ्लक्स नेगेटिव से तात्पर्य क्या है? फ्लक्स नेगेटिव हो रहा है, इससे क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि ये फ्लक्स आ रहा है, इस तरफ लाइन बाहर आ रही है, जब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा, देखना, जब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा, तो जो लाइन है अब वो अपोजिट अंदर आ गई है, क्योंकि एक बार अगर एक एरिया हमने फिक्स कर लिया, इस एरिया को हमने फिक्स कर लिया, तो अब हम इसी एरिया को देखेंगे, इस एरिया को नहीं देखेंगे, हमें भी इसके साथ घूमना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि लाइन भाई बाहर आ रही है, अभी मुझे दिख रहा है कि लाइन बाहर आ रही है, ठीक है, मैं तुम्हारी जगह खड़ा हूँ यहाँ पर, लाइन बाहर आ रही है। अब जैसे ये रोटेट करेगा ना, तो इसके साथ मुझे भी रोटेट करना पड़ेगा। एक बार मैंने एक फेस देख लिया तो मुझे उसी फेस के साथ यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अब मुझे दिख रहा है कि लाइन कैसी आ रही है, बाहर आ रही है। पहले लाइन कैसे दिख रही थी? ये देखो, ये इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अभी इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब ये लूप घूमना शुरू कर देगा, इस लूप के साथ तुम्हें भी घूमना है। लूप घूम रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, लूप घूम रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये ऐसा। अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइनें कैसे अंदर जा रही हैं, लाइनें अंदर जा रही हैं, क्योंकि लिखा हुआ है ना, ये दिखेगा ना मुझे, तो लाइनें अंदर जा रही हैं ऐसा दिखेगा।
और जब मैं इधर था, जब मैं इस साइड में खड़ा था, तब लाइनें बाहर आ रही हैं ऐसा दिखेगा। ये तो इधर ही रहेगी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन तो तुम्हारी तरफ ही रहेगी, ऐसी रहेगी। लेकिन ये ऐसा हो चुका है, ये ऐसा हो चुका है। तो इस केस में तुम्हें दिखेगा कि लाइन बाहर आ रही है, और जब ये घूम के इस तरफ आ जाएगा तो इस केस में तुम्हें दिखेगा कि लाइन अंदर जा रही है। इसलिए जो फ्लक्स है इसका, वो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है। जब भी फ्लक्स का कन्वेंशन लिखा जाता है तो किसी भी लूप के लिए एक तुमने फेस डिफाइन कर दिया, तो अगर लूप घूमेगा तो उसके साथ तुमको भी घूमना होता है देखने के लिए। ऐसा नहीं कि हम तो यहीं पे खड़े रहेंगे, लूप आ गया तो फ्लक्स वैसा का वैसा, नहीं, फ्लक्स चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, 180 का चेंज आ गया, फ्लक्स की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। क्योंकि एक बार जो हम देख लेते हैं फेस, उसी फेस के साथ हमें पूरे कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो अभी फ्लक्स कितना है, तुम बताओ कितना है तुम्हारी तरफ, तो बाहर आ रहा है तुम्हारे लिए एक तरह से, तो तुम बोलोगे फ्लक्स कितना है, तुम बोलोगे प्लस भी है, मैं बोलूंगा माइनस भी है। अब इसको मैं 180 से घुमा दूं, अब तुम इसको देख रहे थे पहले, तुम्हारे लिए माइनस बी ए हो गया क्योंकि तुम घूम के इस साइड आ चुके हो, और मेरे लिए प्लस बी ए हो गया। ये बात समझ आई क्या? ठीक, थैंक यू। तो अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। देखो, रिलेशन बिटवीन चार्ज फ्लो एंड फ्लक्स। relation between charge flow relation between charge flow and flux in a conducting loop, and flux in a conducting loop, and flux in a conducting loop of resistance R। ये तुमको पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। जो करंट आती है वो आती है ईएमएफ अपॉन आर इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू 1/r। तुमको पता है चार्ज फ्लोन कैलकुलेट करना है, तो वो होता है आई डी टी का इंटीग्रल। आई की वैल्यू लिख दूं तो ये वैल्यू आएगी माइनस डी फाइव बाई आर का इंटीग्रल, ये आ जाएगा माइनस डेल्टा फाइव बाई आर, इंटीग्रेशन हो गया, यानी माइनस फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल अपॉन आर, ये आंसर आएगा। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब चार्ज का फ्लो क्लॉकवाइज है। पहले तो उसको लिख लो, ये पिछली बार एक बार किया भी था अपन ने, जल्दी मैंने तुम्हें बताया था डेरिवेशन, ये प्रॉपर इसका डेरिवेशन हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा सबने? ठीक है, अब इसके ऊपर प्रश्न देखो। देखो, एक ये है मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये लूप है, और कुछ टाइम में टाइम पता नहीं कितना है, कुछ टाइम में इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये लूप है, इसको मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो तुमसे पूछा है कि
चार्ज फ्लोन की वैल्यू कितनी आएगी। चार्ज फ्लोन इन द लूप क्या आएगा और उसकी सेंस भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है कि क्या डायरेक्शन आएगा। चार्ज फ्लोन का आंसर बताओ। तो चार्ज फ्लोन का आंसर था माइनस डेल्टा फाइव बाई आर। यहाँ पर साइन कन्वेंशन वैलिड है, लगेंगे साइन कन्वेंशन लगाएंगे तब जाके मुझे प्रॉपर आंसर यहाँ पर मिलेगा। ठीक, अब मैं तुमसे पूछूं कि फाई इनिशियल की वैल्यू कितनी है। मैग्नेटिक फील्ड ये है फाई इनिशियल, इसको तुम कहीं से भी खड़े होकर देख सकते हो, हमेशा प्लेन से बाहर खड़े होकर देखेंगे, पेपर के बाहर खड़े होकर ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फ्लक्स की वैल्यू है माइनस बी एल स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। कुछ देर के लिए इसके रेडियस को ए मान लूं मैं, जो कि बाद में कैलकुलेट कर लूंगा। तो फ्लक्स फाइनल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी माइनस बी इंटू पाई ए स्क्वायर। अब यहां पे लिख दूं फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई आर, ऐसा कुछ आ गया एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो माइनस 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 कॉमन ले लिया, ये कर दिया, दिस इक्वल टू बी इंटू पाई ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो एंटी क्लॉकवाइज चार्ज फ्लो क्या होगा, अगर नेगेटिव आती है तो क्लॉकवाइज चार्ज फ्लो क्या होगा। तो ये अपने को भी कैलकुलेट करना है कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि 4L इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि पेरीमीटर तो सेम ही है ना। तो यहाँ से मैं ए कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पर ए इक्वल टू आ गया 2L अपॉन पाई। ए को यहाँ पर रख दूँ, ए को यहाँ पर रख दूँ, बी इंटू पाई ए को लिख दो 2L अपॉन पाई, 4L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये आ गया माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर। इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये वैल्यू मुझे दिख रही है, पाई यहाँ पे आ गया, एल स्क्वायर बाहर आ गया, तो बी एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू 4 अपॉन पाई माइनस 1। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो किया होगा, चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया होगा, ये मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। ये इसकी वैल्यू आ गई। ऑब्जेक्टिव में वैल्यू भी पूछ सकते हैं और डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। ये तुम्हारे पास पूरा प्रश्न और उसका सोल्यूशन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस तरफ, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो किया होगा, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो किया होगा। करना भी चाहिए। अगर दोनों का एरिया, दोनों का पेरीमीटर सेम है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो एरिया किसका ज्यादा होता है, सर्कल का ज्यादा होता है। सर्कल का एरिया ज्यादा होता है तो अंदर की तरफ लाइनें बढ़ गई ना, एरिया ज्यादा हो गया तो अंदर की तरफ लाइनें बढ़ गई। यहाँ पे अंदर की तरफ लाइनें कम थी और यहाँ पर अंदर की तरफ लाइनें बढ़ गई। तो इन लाइनों को अपोज करने के लिए खुद की लाइनें बाहर लाएगा, तो खुद का चार्ज ऐसे फ्लो किया होगा, खुद का चार्ज ऐसे फ्लो किया होगा। तो यहाँ से भी डायरेक्शन देख सकते हैं, एक तरीका। दूसरा मैथमेटिकल तरीका, और वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज कितना फ्लो किया होगा। ऑब्जेक्टिव में कल क्वेश्चन इतना आता है कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो डायरेक्शन बताओ, तो कैसे बताएंगे भाई, एरिया किसका ज्यादा है, सेम पेरीमीटर में एरिया सर्कल का ज्यादा होता है। ये इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अब एरिया ज्यादा हो गया मतलब फ्लक्स बढ़ गया अंदर की तरफ, तो खुद का फ्लक्स बाहर लाएगा ये, तो खुद का चार्ज ऐसे फ्लो किया होगा, तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तब चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा, आंसर करेगा। तीसरा, यहां से यहां तक चार्ज जो फ्लो करेगा, क्या वो टाइम पे डिपेंड करेगा या प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, आंसर इज नो। वो टाइम पे और प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। नेट में आंसर सेम आएगा। वो अलग बात है कि कभी ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा था, कभी कम चार्ज फ्लो कर रहा था, ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। पर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस नेट चार्ज फ्लोन इन द लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस एंड टाइम। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि चार्ज कितना फ्लो किया ये बता दो, तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह से ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में आता है। आराम से इसको देखो और यस लिखो।
ठीक, चलो एक क्वेश्चन देखो, करंट आई फ्लो कर रही है, लेंथ एल पे एल बाई एल का एक लूप रखा हुआ है, ये लूप रखा हुआ है, ठीक। सुनना सुनना, इस लूप को मैं ट्रांसलेट करके इस लूप को यहां से घसीट के आगे लेके आ जाता हूँ, डायग्राम नीचे बना रहा हूँ पर वो बराबर ही है, ठीक है। इस लूप को मैं ट्रांसलेट करता हूँ इस तरफ और इस लूप को ऐसे ला के रख देता हूँ, वही लूप है, यहाँ पर पॉइंट बना दूं मैं ए बी सी डी, वही पॉइंट यहाँ पर भी है, ए बी सी एंड डी। समझ आ रहा है क्या किया मैंने, इसको ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ पे लेके आ गया ऐसे। तो तुमसे पूछा है कि इसमें चार्ज ए से बी फ्लो किया था या बी से ए फ्लो किया था, चार्ज फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ। प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब है कि हमने उसको शेप में कन्वर्ट करने में क्या टाइम लिया और कैसे कन्वर्ट किया। हो सकता है इधर से मैंने ज्यादा इसको पिचका दिया, इधर से कम पिचकाया, थोड़ा इधर से किया, थोड़ा इस तरफ ट्रांसलेट कर लिया, जो भी किया होगा प्रोसेस में, उसके ऊपर नेट में आंसर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कभी चार्ज क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया हो, पर नेट में जो चार्ज फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन हमारे जो कैलकुलेशन से आ गई वो डायरेक्शन आएगी, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, नेट में हो सकता है, नेट में जो कैलकुलेट किया वो आएगा, इसका ये मतलब हुआ। यदि समझ आई ये बात, हो सकता है मैंने पहले ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चार्ज फ्लो करेगा, फिर ट्रायंगल को मैंने सर्कल में कन्वर्ट किया होगा तो बहुत सारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नेट में आंसर एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा, ये आ गया। और टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये इसका मतलब था। चलो अब आंसर आ रहे हैं सब बच्चों के, ए टू बी बोल रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, देखते हैं। अभी अंदर की तरफ लाइनें यहाँ पर है, अंदर की तरफ लाइनें कम हो गई, तो खुद की लाइनें कैसे लाएगा, वो अंदर की तरफ लाएगा, तो ये ऐसे फ्लो करेगा। बहुत बढ़िया, बस ए टू बी ये ऑब्जेक्टिव हो गया, खत्म। ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो क्यू फ्लोन की वैल्यू बता दो एक बार जल्दी से करके सॉल्व, क्योंकि ये फ्लक्स हम कैलकुलेट करवा चुके हैं स्टार्टिंग में ना, कर चुके हैं बच्चों। करो सॉल्व करो, नोट्स को रेफर कर सकते हो, आंसर देख सकते हो, और बताओ कि क्यू फ्लोन की वैल्यू क्या है। करो करो। क्यू फ्लोन की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्यू फ्लोन का मतलब हो जाएगा माइनस डेल्टा फाइव बाई आर, बस डेल्टा फाइव कैलकुलेट करना है किसी तरह से। अब फाइव इनिशियल की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आएगा, 2 पाई एक्स, एल आएगा ऊपर और ln 2 माइनस में। इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू चेक कर लो भाई, ये आ रही है, फाइनल फ्लक्स की वैल्यू लिख दूं,
फाइनल फ्लक्स इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल इंटू एल एन। एल एन क्या आ जाएगा? अब एल एन में डिस्टेंस आएगी, एक डिस्टेंस आएगी 3L और स्टार्टिंग आएगी 2L, 3/2। क्या चेक कर लेना, मैंने ऐसे लिख दिया सब। अब यहां से फ्लक्स का चेंज तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या आएगा। क्यू फ्लोन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल माइनस फाइनल टाइप में लिख दूं, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एल एन 2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका, तो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एल एन 4/3। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा दिख रहा है। ये तो गलत हो गया, नेगेटिव आना चाहिए था। क्यू फ्लोन के फार्मूले में एक माइनस होता है, वो माइनस मैंने मिस कर दिया, नहीं किया। देखो कैलकुलेशन कुछ क्या किया मैंने, क्या गलत हुआ, चेक करो उसको। फ्लक्स दोनों केस में नेगेटिव है, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डी प्लस एल अपॉन एल, ऐसा फार्मूला था ना वो। सही लिखा है मैंने, कोई गलत नहीं लिखा है। क्यू फ्लोन जो है वो इनिशियल माइनस फाइनल कर दूं, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो एक माइनस का साइन छूट गया मुझसे यहाँ पर, ये माइनस भी आएगा। अब सही हो गया, तुम खुद कैलकुलेट करो। नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब सही आ गया, क्लॉकवाइज सही दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, है ना। ये वैल्यू आ गई, चेक करो, मैंने सही किया जहां तक मुझे लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, सॉल्व किया है। देखो इसको आराम से चेक करो। आर मिसिंग है, वेरी गुड नायक साहब, धन्यवाद। अब सही है भाई, है ना, अब कोई गलती नहीं यार। ठीक है भैया। तो जो ये है ना, इसमें जो प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आएगा कि यहाँ फ्लक्स कितना है, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, जब इसको यहाँ से यहाँ ला दिया हमने, इसको ट्रांसलेट कर दिया, तब फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, बस इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे आगे नहीं पूछते हैं अपन ने, तो उसके आगे कैलकुलेट भी कर लिया कि क्या आता है। हाँ जयवर्धन, आर मिसिंग का लिख तो दिया, देखो यार। डन, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है, बी है, मास m और लेंथ l है इसकी। जो कनेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, इसकी लेंथ l, इसकी लेंथ l। एजेंट विनोद is moving the rod with constant speed v। ये डायग्राम है, रेजिस्टेंस आर है, बाकी कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, और इस तरह का अरेंजमेंट है, और ये जो एजेंट है ये इसको कांस्टेंट स्पीड v से इस तरह से मूव करवा रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव करवा रहा है। यहाँ पे हमको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक फ्लक्स क्या लूप का ये बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या ये बताओ, करंट क्या ये बताओ,
एफ मैग्नेटिक ऑन रॉड कितना है ये बताओ। फोर्स रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है ये बताओ। पहले इतने पार्ट अपने को करने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्टिव है। फिर अपन 2 और ऑब्जेक्टिव करेंगे, 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये प्रश्न को पूर्ण विराम देंगे और तभी अपनी क्लास समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी हेल्प के लिए इस डिस्टेंस को तुम थोड़ी देर के लिए x मान लो कि ये डिस्टेंस x है ना। इसको x मानोगे तो फ्लक्स में तुम्हारी मदद में कर लो, BLX माइनस BLX। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जानते ही हो, d∅dt माइनस d∅dt। dx/dt आ जाएगा ना, ये पूरा लिख रहा हूं मैं। ऐसे लिखते लिखते कुछ देर बाद BLV लिखने की तुम्हारी हैबिट पड़ जाएगी। BLV करंट की वैल्यू डायरेक्शन सही है ना। जैसे जैसे उधर जाएगा लूप में नंबर ऑफ लाइंस अंदर की तरफ बढ़ेगी तो खुद की लाइनें बाहर लाएगा, या ये पॉजिटिव आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, कैसे भी देख सकते हो। करंट की वैल्यू आ गई। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी BIL, सब 90 डिग्री चेक कर लो तुम खुद। आई की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर जो आएगा वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ही कुछ चीजें हटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इधर आएगा, ये फोर्स आएगा, ये आएगा BIL। डायरेक्शन खुद से चेक कर लो। और जो फोर्स आएगा ना इसके बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स आना चाहिए, तो एजेंट के फोर्स की वैल्यू भी यही आएगी, B²L²V/R। तो एजेंट के फोर्स की वैल्यू भी आ गई। तो एग्जाम में एजेंट का फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स या करंट ये पूछा जाता है, क्योंकि बहुत डायरेक्ट है। अभी थोड़ा सा लंबा लग सकता है तुम्हें सोचने देखने में, पर वैसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है आरू। अब देखो, अब मैं तुमसे पूछूं इसके अंदर कि पावर बाय एजेंट क्या है, पावर बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है। तो सिंपली F/V, F भी इधर V भी इधर, पॉजिटिव है F/V, और F/V की वैल्यू आएगी B²L²V²/R। फोर्स की वैल्यू रख दो ये वाली, ये रख दो, याद है। तुमसे पूछूं पावर इन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो वो आएगा I²×R, और उसकी वैल्यू भी यही आएगी। दोनों सेम आएंगे, आने भी चाहिए थी, क्योंकि जो भी एजेंट वर्क डन कर रहा है वो हीट के फॉर्म में लिबरेट हो रहा है। कोई कुछ नहीं बचा सकता, जो वर्क डन है वो यहीं जाएगा। देख लो, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछो। ये लो, वाह ध्रुव, मजा आ गया, डायमंड क्लियर बोलते।